आज इंडिया में जिस एजेंसी का नाम सुनते ही बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन डर जाते हैं वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। लोग कहते हैं कुछ हो जाएगा तो ईडी आ जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन सच में ईडी करती क्या है? आज की इस वीडियो में ईडी किस कानून पर काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, रेड मनी, पिंक मनी क्या होती है, हवाला और अंगड़िया सिस्टम के लूप होल क्या है, और क्या कोई कॉमन आदमी को भी ईडी पकड़ सकती है या नहीं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ईडी क्यों बनी और क्या करती है। अब बात करते हैं ईडी की। ईडी का जन्म हुआ था फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े मामलों की जांच के लिए। पहले कानून था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा। बाद में जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो इसे बदलकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा बना दिया गया। यहाँ दो बातें समझिए। फेरा में विदेशी मुद्रा से जुड़ी गड़बड़ी क्रिमिनल ऑफेंस थी, फेमा में वही चीजें सिविल ऑफेंस मान ली गई। आज ईडी तीन मुख्य कानूनों पर काम करती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के एक देश से दूसरे देश पैसा अंदर बाहर भेजा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के एक देश से दूसरे देश पैसा अंदर बाहर भेजा जाता है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जो बड़े आर्थिक अपराध करके विदेश भाग गए हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए। पीएमएलए के अंदर 3 शेड्यूल है। एक के एक देश से दूसरे देश पैसा अंदर बाहर भेजा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंदर 3 शेड्यूल हैं, जिनमें करीब 29 अलग अलग कानूनों के 150 से ज्यादा सेक्शंस लिखे हैं। अगर कोई इन अपराधों में से कोई अपराध करता है और उससे पैसा कमाता है तो उस पैसे को कहा जाता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। जब यही पैसा अलग अलग ट्रांजैक्शन, कंपनियों, प्रॉपर्टीज और बैंकिंग सिस्टम के जरिए सफेद दिखाया जाता है उसे कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। अब रंगों वाली बात, ब्लैक मनी, जहां आपने इनकम टैक्स नहीं दिया, टैक्स चोरी से बना पैसा, ये ज्यादातर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मामला है, पीएमएलए का नहीं। रेड मनी, अपराध, तस्करी, मानव तस्करी, टेररिज्म जैसी एक्टिविटी से जुड़ा पैसा। पिंक मनी, ड्रग्स से जुड़ा पैसा। ईडी मुख्य रूप से रेड और पिंक मनी वाले मामलों में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, यानी जहां क्राइम से जुड़ा पैसा हो। मनी लॉन्ड्रिंग के कॉमन तरीके। अब बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जमीन पर होती कैसे है। कुछ कॉमन मेथड हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, काले पैसे से जमीन, फ्लैट, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना। बेनामी प्रॉपर्टी, किसी और के नाम पर फैक्ट्री या प्रॉपर्टी लगवाना। शेल कंपनियां, ऐसी कंपनियां जहां असली बिजनेस कुछ नहीं, केवल पैसों का लेन देन। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ओवर इनवॉइसिंग और अंडर इनवॉइसिंग करके विदेश में पैसा भेजना या मंगवाना। क्या है और कब क्राइम बनता है? अब आता है सबसे कॉमन शब्द, हवाला। थोड़ा सिंपल उदाहरण ले। आपको दिल्ली से मुंबई 5 करोड़ भेजने हैं। आपके पास 3 तरीके हैं। कैश लेकर कोई आदमी फिजिकली चला जाए, बैंक के थ्रू आरटीजीएस एनएफपी कर दे, किसी हवाला ऑपरेटर के पास जाए, यहां कैश दे दे और वो मुंबई में आपके आदमी को कैश दिलवा दे। ध्यान दीजिए, हवाला सिस्टम में पैसा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, केवल रेफरेंस जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये सब इंडिया के अंदर हो रहा है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, तो यह फेमा के तहत हवाला की डेफिनेशन में नहीं आता, यह अपने आप में अपराध नहीं है। लेकिन अगर इंडिया से दुबई, सिंगापुर, अमेरिका या बाहर से इंडिया में हवाला हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज नियमों का उल्लंघन और ईडी का सब्जेक्ट है। यही से एक बड़ा लूपहोल बनता है। इंडिया के अंदर कैश घूमता है, ट्रांजैक्शन पेपर पर क्लियर दिख रहा हो, तो कई बार किसी कानून के तहत सीधे सीधे क्राइम साबित करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इनकम टैक्स की अलग कहानी हो सकती है। अंगड़िया सिस्टम और कैश का खेल। अंगड़िया सिस्टम में होता क्या है? बिजनेसमैन किसी भरोसेमंद एजेंट को कैश दे देता है। वो एजेंट फिजिकली कैश लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाता है। पकड़ लिया जाए तो अक्सर कहा जाता है, ये पैसे तो हमारे बैंक अकाउंट से निकले हैं, ये तो लीगल कैश है। कानूनी तौर पर यहाँ कई लेयर्स हैं।
अगर पैसा रिटर्न्स में दिखा हुआ है, बैंक से निकला है और उसके पीछे कोई साफ साफ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं दिख रहा, तो साबित करना मुश्किल हो जाता है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। यहीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जांच एजेंसियां पैटर्न, ट्रैवल, बार बार की मूवमेंट सब देखने लगती है। क्या ईडी कॉमन आदमी को भी उठा सकती है? अब सबसे बड़ा डर, ईडी कभी भी किसी को भी उठा सकती है। पीएमएलए के केस में दो बेसिक जरूरी चीजें हैं। पहले किसी दूसरी एजेंसी जैसे पुलिस, सीबीआई, कस्टम, एनआईए के पास कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस का केस होना चाहिए। उस केस से जुड़े हुए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम दिखने चाहिए। जब तक न शेड्यूल्ड ऑफेंस है, न फॉरेन एक्सचेंज की वायलेशन है, तब तक ईडी किसी आम आदमी को अचानक उठाकर केस नहीं बना सकती। पर डर क्यों है? क्योंकि ईडी के पास दो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अटैच कर देना, यानी आपकी प्रॉपर्टी, अकाउंट, एसेट्स फ्रीज हो सकते हैं। पीएमएलए में बेल बहुत मुश्किल है। सेक्शन 95 के तहत जज को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना और यह संतुष्ट होना पड़ता है कि प्राइमा फेशी केस नहीं बनता, तभी बेल मिलती है। कई लोग 2 से 3 साल तक बिना फाइनल ट्रायल के जेल में रहते हैं। एक केस में 6,000 करोड़ का लोन हीरा इंपोर्ट के नाम पर लिया गया। दुबई में अपनी कंपनी को एडवांस भेजा, यहां अपने सर्वेंट्स को डायरेक्टर दिखाकर खुद विदेश भाग गया और दूसरी नागरिकता ले ली। जब ऐसे लोग विदेश भागते हैं, तब आती है एक्सट्रेडिशन की दिक्कत। जिस अपराध के लिए इंडिया बुला रहा है, वह उस देश में भी अपराध होना चाहिए। इसे कहते हैं ड्यूअल क्रिमिनलिटी। वहां की सरकार पहले पॉलिटिकली देखती है, फिर मामला वहां की अदालतों में जाता है, हाईएस्ट कोर्ट तक अपील होती है। कोर्ट मान भी जाए, तब भी फाइनल फैसला उस देश की सरकार के हाथ में होता है कि भेजे या ना भेजे। इसीलिए कई हाई प्रोफाइल लोग यूके जैसे देशों में जाकर ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन, जेल कंडीशन जैसे ग्राउंड ले लेते हैं। जब्त हुई रकम और पीड़ितों को पैसा। कर्नल सिंह के टेन्योर में लगभग 33,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच हुई। ये अमाउंट ईडी के पूरे इतिहास की कुल रिकवरी का लगभग आधा माना जाता है। पहले पीएमएलए के तहत यह प्रॉपर्टी फाइनल ऑर्डर के बाद सीधे केंद्र सरकार में वेस्ट हो जाती थी। बाद में कानून में बदलाव हुआ कि जहां पीड़ित लोग हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटर्स, वहां सेटलमेंट या कन्विक्शन के समय उन्हें भी मुआवजा दिया जा सके, ताकि पूरा पैसा सिर्फ सरकार तक सीमित न रहे। पीएम और ईमानदारी की फिलॉसफी बताते हैं कि इंटेरोगेशन में असली ताकत मारपीट नहीं, बल्कि सवाल पूछने की कला में है। कई बार आरोपी खुद अंदर से चाहता है कि किसी सही अफसर के सामने वह सच बोल दे, बस उसे वो माहौल चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि एक अफसर की सबसे बड़ी कैपिटल उसका रेप्यूटेशन है। अगर रेप्यूटेशन स्ट्रांग और ईमानदार है, तो बड़े से बड़ा आरोपी भी रिश्वत ऑफर करने से पहले 10 बार सोचता है। क्लोजिंग, अगर यह वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में ये साफ हो गया हो कि ईडी हर किसी को नहीं पकड़ सकती, मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी में फर्क क्या है, हवाला हमेशा क्राइम नहीं होता, तो आपने आज एक बहुत बड़ा लीगल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट या बिजनेसमैन हैं और ऐसे ही और एपिसोड चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि अगली बार किस टॉपिक पर डिटेल में टीचिंग वीडियो चाहिए, जैसे पीएमएलए की बेल, अटैचमेंट की प्रोसीजर या हवाला पर अलग से डीप डाइव।